इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम आप लोगों को वर्कशॉप में होने वाले दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के बारे में बताएंगे। उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन अनमोल है। हर कार्य में सबसे पहले हमें अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए और करनी भी पड़ती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि किसी कार्य को करते समय हमसे छोटी सी भूलवश कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण कार्य करने वाला वह व्यक्ति या तो घायल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम आपको दुर्घटना होने के कुछ प्रमुख कारणों से अवगत कराएं। पहला कारण है कार्य का पर्याप्त ज्ञान नहीं होना। आप सोच सकते हैं कि जिस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं हो और वह कार्य आप खुद करने जा रहे हैं तो नतीजा क्या होगा। मान लीजिए कि एक बच्चा अपने मन से मोटरसाइकिल चलाने लगता है, उसे पता नहीं होता है कि हमें कब गाड़ी को क्लच दबाकर गियर लगाना है या बिना क्लच दबाए गियर लगाना है। क्लच दबाकर अगर हम गियर लगाते हैं तो गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, बिना क्लच दबाए आप गियर लगाएंगे गाड़ी तुरंत उछल पड़ेगी। तो नतीजा आपके सामने है कि किसी भी कार्य का पहले पूरा ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद उस कार्य को करना शुरू करें। गांव घर में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो पहले अपने घड़ा को भरें ज्ञान से, उसके बाद उसका प्रदर्शन करें। दूसरा पॉइंट, बिना जानकारी के मशीन को चलाना। कुछ हद तक पहला और दूसरा पॉइंट मिलता जुलता है कि जानकारी ज्ञान आपको जिस मशीन को चला रहे हैं उस प्रॉपर मशीन का भी ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आप उस मशीन को नहीं चलाएं, अन्यथा आपको दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। तीसरा, किसी भी कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता। अक्सर जल्दबाजी में गलतियां होती है। हम जल्दी अगर लिखते हैं उसमें भी गलती होता है। तो किसी भी काम को करते समय अगर हम जल्दबाजी करेंगे, खासकर विद्युत के काम को करते समय हम थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे, लापरवाही करेंगे, हमारा हाथ स्लिप करेगा, हम लाइव कंडक्टर से टकरा सकते हैं, हमसे गलत तार का ज्वाइंट हो सकता है, हम तार को उल्टा जोड़ सकते हैं जिसके कारण आग लग सकती है या अन्य बड़ा से बड़ा दुर्घटना हो सकता है। चौथा, कार्य के प्रति अरुचि होना और मानसिक तौर पर तैयार नहीं होना। अगर आपसे कोई कार्य जबरदस्ती करवाया जाए तो निश्चित है कि आप के अंदर उसकी रुचि खत्म रहेगी। आप अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार अगर नहीं रख पाएंगे, फिर आपके हाथ से सही कार्य नहीं हो पाएगा, कार्य खराब हो जाएगा और वहां भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कार्यस्थल के वातावरण का कार्य के अनुरूप नहीं होना, वातावरण सही नहीं होना। मानकर चलिए कि आप किसी जॉब पर ड्रिलिंग करने जा रहे हैं। जहां आप ड्रिलिंग करेंगे वहां आपको पहले वाइस चाहिए, आप जॉब को टाइट करेंगे, उसके बाद उसमें ड्रिल किया जाएगा। तो पहले आपको कार्य करने से पहले वहां का वातावरण बनाना पड़ता है। अगर वातावरण सही नहीं है आपका, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां रोशनी सही नहीं है, हवा नहीं आ जा रहा है, आपको सफोकेशन महसूस हो रहा है, आप काम नहीं कर पाएंगे और इससे भी दुर्घटना हो सकता है। छठा पॉइंट, उचित औजारों और उपकरणों का अभाव। किसी भी काम को करने के लिए एक उचित औजार की आवश्यकता होती है। जो काम छोटे से सुई से किया जा सकता है वह कभी भी एक तलवार नहीं कर सकती। ठीक यह काम टेक्निकल लाइन में, इंडस्ट्रियल लाइन में हर जगह लागू होती है। जिस फाइल से आपको फाइलिंग करना है वह उचित फाइल ही यूज होगा। अगर आप गलत फाइल सेलेक्ट करेंगे, नतीजा कुछ और हो जाएगा, जॉब बिगड़ जाएगा, जॉब से अधिक मेटल छिला कर साइड हो जाएगा। तो यहाँ आपको उचित औजार का उपयोग करना है। तार पर काम करते समय अगर आप उचित प्लायर सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको तुरंत करंट लग जाएगा। जहां आप फेज टेस्ट करने जाएंगे तो उचित वैल्यू का टेस्टर आपको यूज करना है। क्योंकि 500 वोल्ट के लिए अलग फेज टेस्टर मार्केट में आता है, उससे ऊपर 600 वोल्ट से लेकर 11,000 वोल्ट तक के लिए अलग टेस्टर है, फिर उससे ऊपर अलग फेज टेस्टर है। तो इससे यह पता चलता है कि आपको अपने काम को करने के लिए हमेशा उचित औजार, उचित उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी और उसका पालन करना पड़ेगा आपको।
7वां पॉइंट है कार्य के प्रति लापरवाही। किसी भी कार्य को करते समय हमें पूरा एकाग्रचित होकर अपने कार्य को करना होता है। अगर हमारी एकाग्रता खत्म होगी, हम लापरवाह होंगे काम के प्रति, तो हमसे काम गलत होगा। एक छोटा सा उदाहरण, जिस तरह हम मान के चलते हैं कि किसी लकड़ी को हम अपने आरी से चीर रहे हैं, बीचों बीच काट रहे हैं, हम अगर लापरवाही करेंगे तो हमारा आरी अपने लाइन को छोड़कर कहीं और कट कर देगा और नतीजा लकड़ी टेढ़ा कट जाएगा। 8वां पॉइंट है घरेलू तनाव होना। अगर आप घर से डिस्टर्ब हैं, आपको घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप समस्या लेकर ही काम करने गए हैं, कार्य करते समय बार बार आपके दिमाग में वह समस्याएं याद आती है, तो यह समस्या भी आपको एक्सीडेंट करवा सकता है, दुर्घटना आपकी हो सकती है। तो आपको तनाव मुक्त होकर काम करना होगा। कार्य करते समय सिर्फ कार्य को ही ध्यान में रखना होगा, इसके अलावा अन्य बातों को बाद में सोचना। 9वां पॉइंट, सिद्धांतिक तरीकों को छोड़कर अपने तरीकों का इस्तेमाल करना। हर काम को करने के अपने तरीके होते हैं। खासकर इलेक्ट्रीशियन में अपना एक उसका डायग्राम है, कनेक्शन सिस्टम है। उस सिस्टम से अगर आप भटक कर काम करना चाहेंगे, अपना बुद्धि, जिसको अटकल बुद्धि भी कहा जाता है, अपने मन में सोच लिए कि चलो ये काम तो हम ऐसे हो जाएगा, इसको इसी से ठोक देंगे, यह नहीं हो सकता है। जो थ्योरी का सिस्टम है, प्रैक्टिकल का सिस्टम है, उसी काम सिद्धांत से आपको काम को करना होगा। अभी अभी हमने दुर्घटना होने के कुछ प्रमुख कारणों को जाना। अब आइए हम जानते हैं कि दुर्घटना से बचाव के, सुरक्षा के उपाय, जिसमें हमारा पहला कारण है कार्य के प्रति एकाग्रचित रहे। कार्य के प्रति एकाग्रचित रहने के बाद ही आप उस कार्य को सही से कर पाएंगे, आपका ध्यान उस पर रहेगा। अगर आप एकाग्रचित नहीं रहेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। कार्य करते समय आपका हाथ किसी नंगे तार से संपर्क में आएगा तो आपको विद्युत आघात लग जाएगा, आप दुर्घटना के ग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, हमेशा इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि विद्युत अत्यंत खतरनाक है, इसके संपर्क में आते ही तुरंत मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो हमको बिजली के किसी भी काम को करते समय अपने औजार का इंसुलेशन चेक करना है। हमें चेक करना है कि हमारे प्लायर के हैंडल, प्लास्टिक कवर कहीं कटे फटे तो नहीं है, कटर का हैंडल कटा फटा तो नहीं है, फेस टेस्टर का रेजिस्टेंस ठीक है कि नहीं, मल्टीमीटर के प्रोब वगैरह तार कहीं कट तो नहीं है, जिसके कारण हमारे हाथ में विद्युत आ जाए। तो आपको काम करने से पहले अपने सभी औजारों का इंसुलेशन, हैंडल इत्यादि का स्थिति चेक करने के बाद ही काम में हाथ लगाना है, काम करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा विद्युत से आग लगने के कारणों का ज्ञान होना। जब आप किसी वायरिंग को करेंगे, किसी सर्किट को बनाएंगे, तो आपको विद्युत से आग किस प्रकार लगता है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अक्सर हम गलत रेटिंग का फ्यूज लगा देते हैं, जिसके कारण से तार हीट होता है। हीट होने के कारण एक तार का इंसुलेशन पिघलकर दूसरे तार से चिपकता है और वहीं पर आग पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा वायरिंग, मकान, बड़े बड़े भवन जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आपको यह ज्ञान रखना होगा कि विद्युत से कब किस हालत में आग लगता है और उस आग को बुझाया भी कैसे जाता है, इसका भी ज्ञान आपको रखना होगा। हम सामान्य आग की तरह विद्युत के आग को कभी बुझा नहीं सकते हैं। विद्युत को आग बुझाने के लिए आपको सबसे एक छोटा सा प्रमुख टिप्स याद रखना होगा कि जब भी बिजली से आग लगे, सबसे पहले उसमें से सप्लाई बंद करें, उसका सप्लाई तोड़ें, मेन स्विच ऑफ करें, फ्यूज निकालें, तार को तोड़ें, कुछ भी करके आप सबसे पहले उसके सप्लाई को तोड़ें। अन्यथा अपना बुद्धि पानी नहीं डालना है। दूसरा, किसी भी चीज से जब तक आप सप्लाई नहीं रोकिएगा, आग नहीं बुझेगा। सप्लाई रोकने के बाद आप उस पर बालू, मिट्टी, चूना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सिलेंडर वगैरह का अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रबर के जूते पहनना। विद्युतीय कार्य में रबर का जूता पहनना अति आवश्यक है, इसलिए कि अगर आप नंगे पैर कार्य करेंगे या दूसरा कोई चप्पल वगैरह आप यूज करेंगे जिससे
आपके शरीर का संपर्क, आपके पैर के तलवों का संपर्क अगर पृथ्वी से होगा और ठीक उसी समय अगर आपके हाथ का संपर्क किसी लाइव कंडक्टर से हो गया तो आपको आपके शरीर से विद्युत का एक साइकिल पूरा होगा 50 हर्ट्ज का, जिसके कारण आपको काफी तेज झटका लगेगा। वहां आप बेहोश भी हो सकते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा कि किसी ऊंचे स्थान पर जब हमको कार्य करना है तो सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ता है। सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ध्यान यह रखना है कि सीढ़ी को किसी अन्य व्यक्ति से, अपने हेल्पर से, किसी मजदूर से पकड़वाना है। अगर आप सीढ़ी बिना किसी को पकड़वाए चढ़ने का प्रयास करेंगे, ऊंचाई पर जाते ही सीढ़ी आपकी पीछे की ओर स्लिप हो जाएगी और आप गिर जाएंगे। दूसरा बात कि जो सीढ़ी पकड़े हुए रहेगा उसका भी ध्यान आपके सीढ़ी पर ही होना चाहिए, अन्यथा कई बार सीढ़ी पकड़ने वाले के गलती से भी आदमी गिर जाया करते हैं। तीसरा, इसमें एक बात आपको और ख्याल रखना होगा कि जब सीढ़ी के माध्यम से पोल पर आप ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं तो आपको कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पोल का करंट चेक करना है कि पोल में कहीं सप्लाई तो नहीं आ रहा है। ऊपर जिस तार को हम टच करेंगे तो डायरेक्ट हम हाथ से नहीं टच करेंगे, हम पहले अपने फेज टेस्टर से, उचित मान के वैल्यू वाले फेज टेस्टर से फेज को टेस्ट करेंगे। अगर करंट नहीं रहेगा उसके बाद ही हम उसमें अपना हाथ या प्लायर लगाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको ऊंचाई पर चढ़ने के बाद कमर के जरिए अपने एक बेल्ट से पोल और कमर को बांध लेना है, ताकि अगर सीढ़ी स्लिप भी कर जाए, आपको छोटा मोटा झटका भी अगर लगे शरीर में तो आप ऊपर से गिरे नहीं। अगला पॉइंट हमारा है सभी सुरक्षा चिन्हों, नियमों और इंस्ट्रक्टर के आदेशों का पालन अवश्य करें। अगर आप अपने सीनियर्स का आदेश नहीं मानेंगे, आप अपने मन से कार्य करेंगे, काम में गलती होगी, काम भी खराब होगा और आप दुर्घटना के ग्रस्त भी हो जाएंगे। तो यहां दोनों लॉस होगा। सातवां, कार्यस्थल से संबंधित पावर सब स्टेशन, थाना, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, अपने सीनियर्स पदाधिकारी सभी का मोबाइल नंबर जहां आप काम कर रहे हैं एक डायरी में होना अनिवार्य है। अन्यथा कई बार यह देखा जाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद लोग सब स्टेशन का नंबर ढूंढते रहते हैं और लाइन कट ही नहीं पाता है। अगर आप घर में कार्य कर रहे हैं तो आप घर के मेन स्विच को काट लीजिएगा, लेकिन आप ओवरहेड लाइन पर जब काम करेंगे, कहीं बाहर काम करेंगे तो आपको सब स्टेशन का नंबर, उस संबंधित एरिया के थाना का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, अपना नाम पता एक डायरी में लिखकर जेब में जरूर रखना चाहिए, ताकि किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में घायलों को और आपको भी बचाया जा सके। अगला पॉइंट है हमारा कार्य करने से पहले, अगला पॉइंट है हमारा किसी भी परिपथ पर कार्य करने से पहले, किसी भी मशीन पर कार्य करने से पहले उस मशीन का, परिपथ का सप्लाई लाइन जरूर बंद करें, मेन स्विच ऑफ करें, हो सके तो फ्यूज बॉक्स से सभी फ्यूज निकाल कर अपने अंदर में रखें, ताकि आपके एब्सेंट स्थिति में कोई भी उस मेन स्विच को ऑन भी अगर कर दे तो वह बिजली आपके हाथों तक नहीं पहुंच पाए, फ्यूज बॉक्स पर ही जाकर रुक जाए। तो इसलिए मेन स्विच काटना भी उतना ही अनिवार्य है जितना फ्यूज निकालना, दोनों अनिवार्य है। दोनों का काम करने से पहले अवश्य पालन करें। 9वां पॉइंट है हमारा जेब में कभी भी कोई नुकीला औजार, कटर, टेस्टर इत्यादि न रखें, नहीं तो उठने बैठने में, झुकने में आपको वह चुभ सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ इलेक्ट्रीशियन जेब में टेस्टर लेकर घुमा करते हैं, यह काम का तरीका नहीं है। औजारों को औजारों के जगह पर ही रखें, उचित स्थान पर रखें और उचित तरीका से उसका उपयोग करें। 10वां पॉइंट है हमारा कार्यशाला में बालू से भरी बाल्टी, अग्निशामक यंत्र, विभिन्न प्रकार के आग को बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार का अग्निशामक यंत्र, डीजल का आग बुझाने के लिए, पेट्रोल का, एसिड का, बिजली का, लकड़ी का, सभी आग को बुझाने के लिए पूरा व्यवस्था करके रखें। बालू से भरी बाल्टी को अपने पहुंच के नजदीक रखें। ऐसा न हो कि आपातकालीन स्थिति में कुछ भी खोजना पड़े, सब कुछ हमें तुरंत मिलना चाहिए, इस प्रकार का व्यवस्था करके रखें। उसके बाद ही किसी तरह की दुर्घटना होने पर आप उसे हैंडल कर पाएंगे। 11वां है मेन स्विच कम ऊंचाई और उचित स्थान पर ही लगवाएं। मैंने अपने निजी जीवन में, अनुभव में
कई जगह ऐसा देखता हूं कि मेन स्विच काफी ऊंचाई पर लगा रहता है। सोचकर देखिए कि अगर उस घर में एक्सीडेंट हो तो जिस समय कोई बच्चा चिपक जाएगा किसी विद्युतीय उपकरण से, क्या आप सीढ़ी लगाकर मेन स्विच ऑफ करने जाएंगे? जब तक आप सीढ़ी कुर्सी टेबल लाएंगे बच्चा मर चुका होगा। इसलिए हमेशा मेन स्विच का ऊंचाई जो आपका प्रैक्टिकल बुक कहता है जमीन से 39 इंची उसका मेंटेन करें, उससे ज्यादा ऊंचाई खतरनाक साबित होता है। 12वां पॉइंट है, सप्लाई ऑन करने से पहले किसी भी मशीन पर आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप काम करने के लिए सप्लाई को ऑन करेंगे, उसके बाद ही काम होगा। उदाहरण के लिए लेते हैं कि हम एक ड्रिल मशीन जो कि लोहा के बेंच पर कसा हुआ है, जमीन पर फाउंडेशन में कसा हुआ है, और अगर आप उसमें डायरेक्ट गए, सप्लाई ऑन किए और उसको टच कर दिए तो हो सकता है कि वह उसके मोटर के फील्ड के जरिए, आर्मेचर के जरिए या कहीं वायरिंग बॉक्स के कटिंग के जरिए उसके बॉडी में बिजली जा रहा हो और आपको छूते ही काफी तेज झटका लगे। इसलिए किसी भी विद्युतीय उपकरण को, खासकर जिसका बॉडी मेटल से बना हुआ है, उसे ग्राउंड अर्थ फॉल्ट चेक करने के बाद ही ऑन करें, अन्यथा आपको झटका लगेगा। आज हमने दुर्घटना होने के कुछ प्रमुख कारणों को जाना, फिर बाद में दुर्घटना के बचाव को जाना, कुछ सुरक्षा उपायों को भी जाना। अब हम अगले क्लास में इसी सावधानी के चैप्टर के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल आग के प्रकार, उनके बुझाने वाले यंत्रों के प्रकार सभी का पहचान आप लोगों को कराएंगे। कल आग के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद।